Hello all, I am Dr. Mehuli Shatra and I welcome you all to the Langley Expert. Well, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं Stopping by Woods on a Snowy Evening by Robert Frost. आप जानते हैं कि MPTET के सिलेबस में ये भी दिया गया है, ठीक है? So this is the last poem of Robert Frost prescribed in the syllabus. तो ये एक बहुत ही फेमस पोएम है, ठीक है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट की बहुत ही फेमस पोएम है और इन पोएम की लाइन को बहुत लोगों ने अपनी राइटिंग में अपनी स्पीच में कई तरीके से यूज किए हैं, तो वो हम बाद में देखेंगे। पहले तो हम कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन जान लेंगे इस पर्टिकुलर पोएम से रिलेटेड, फिर हम धीरे धीरे पोएम को एनालाइज करेंगे, ठीक है? तो आइए शुरू करते हैं। स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग वाज रिटन इन 1922, ठीक है? तो ये पोएम कब लिखा गया था? रिटन इन 1922, राइट? बट इट वाज पब्लिश्ड इन, पब्लिश कब हुए थे ये? पब्लिश हुए थे 1923 में, ठीक है? पोएट्री कलेक्शन क्या है? कौन से कलेक्शन में पाया जाता है ये पोएम? वेल, द नेम ऑफ द पोएट्री कलेक्शन इज न्यू हैम्पशायर, ठीक है? इस पर्टिकुलर कलेक्शन में ये पोएम पाए जाते हैं, ओके? अगर हम पोएम की समरी को लेकर बात करें, ठीक है, तो पोएम एक्चुअली किस बारे में है? एपरेंटली दिस पोएम इज अबाउट अ ट्रैवलर ट्रैवलिंग अलोन। एक ट्रैवलर के बारे में बात की जाती है इस पोएम में, जो कि एक मतलब अकेले वो ट्रैवल कर रहे थे विंटर नाइट में। अब विंटर अलग से कहीं मेंशन नहीं है पोएम में, लेकिन हमें कैसे पता चला ये विंटर है? क्योंकि आप पोएम को डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा कि वो ट्रैवलर जो है वो चलते चलते अचानक रुक जाते हैं, क्योंकि उनको एक जंगल दिखते हैं, ठीक है? वुड्स, दैट्स अ फॉरेस्ट, जंगल, वहां पर वो खड़े हो जाते हैं और स्नोफॉल होते रहते हैं, ठीक है? कहीं कुछ नहीं, बहुत दूर है लोकेलिटी से, सोसाइटी से बहुत दूर है, ठीक है? वो जंगल कंप्लीटली डार्क, आइसोलेटेड, ठीक है? तो वहां पर वो खड़े हो जाते हैं क्योंकि वो वुड्स जो है, वो जो जंगल है, फॉरेस्ट है, बहुत ज्यादा उनको अट्रैक्टिव, अल्यूरिंग लगते हैं, ठीक है? उनको लगता है कि बहुत ही ब्यूटीफुल एक नेचुरल सीनरी है उनके सामने, तो वो वहां पर रुक जाते हैं। कहीं पर कोई आवाज भी नहीं आ रही है सिवाय स्नोफॉल की और विंड की, हवा की। तो इसीलिए हमें ये पता चलता है कि दैट द सीजन मस्ट बी द सीजन ऑफ विंटर, ठीक है? अब उसके बाद उनको वहां पर थोड़ी देर और रुकने का मन करता है, उनको मन करता है कि वो वहीं पे रेस्ट करे। तो क्योंकि कहीं पर कोई नहीं है, उनके जो हॉर्स है, मतलब हॉर्स कार्ट पे ही वो जा रहे थे, तो जो हॉर्स है उनको भी लगा, घोड़े को भी लगा कि कहीं मतलब ट्रैवलर जो है उन्होंने कोई गलती तो नहीं कर दी इस तरीके से ऐसी एक आइसोलेटेड जगह पर खड़े होकर, है ना? तो वो अपने गले के जो बेल बंधे रहते हैं उनके गले में, घोड़े के गले में, तो वो उस बेल को बजाते हैं, मतलब अपने ओनर को, अपने राइडर को अलर्ट करने के लिए कि कहीं कोई गलती तो नहीं हो रही है, यहाँ पर अचानक क्यों रुक गए, ठीक है? वेल, तो वो वुड्स जो है उसके एक ओनर भी थे, है ना? एक मालिक भी थे जो कि गांव में, कहीं दूर कोई गांव में रहते थे। तो पोइट को, आई मीन स्पीकर को ऐसा लगता है जैसे कि वो उस ओनर को जानते हैं, लेकिन वो ओनर क्योंकि काफी दूर एक गांव में रहते हैं, तो उनको ये पता भी नहीं चलता कि वहां से कौन गुजर रहे हैं, कौन नहीं। इसका मतलब भले वो एपरेंटली ओनर है उस फॉरेस्ट का, लेकिन उस ओनरशिप का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली उनको पता ही नहीं चल रहा है कि कौन उस ऊंट से गुजर रहा है, कौन वहां पे आकर खड़े हैं, उनको कुछ भी नहीं पता चल रहा है। खैर, तो जो स्पीकर है इस पोएम में, तो उनको और रुकने का मन करता है, लेकिन फिर उनको ये याद आता है कि उनको और भी बहुत दूर चलना है, रेस्ट लेने से पहले उनको और भी मीलों की दूरी तय करना है, ठीक है? तो ये तो एपरेंटली इस पोएम की समरी है ना? अब हम देखेंगे कि इसकी एनालिसिस हम कैसे कर सकते हैं, थीम क्या है, सिंबल क्या है, ऑब्वियसली क्या इसका इंटरप्रिटेशन हम निकाल सकते हैं हम, पोइटिकल डिवाइस क्या यूज हुआ है, स्ट्रक्चर क्या है इसका, है ना? ये सारी चीजें हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो समरी तो ऑब्वियसली आप लोगों को पता चल गया। वेल, अब हम बात करेंगे थीम को लेकर, राइट? ओके, सो द नेक्स्ट थिंग इज थीम। अब इसमें हमें थीम में क्या क्या देखने को मिलता है? ओके,
वन इज सोसाइटी वर्सेस द प्रिमिटिविटी, है ना। मतलब सोसाइटी से दूर वो पोएट जो स्पीकर है वहां जंगल के सामने खड़े हैं, है ना। तो सोसाइटी में उनके काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑब्लिगेशन है, उनको एक तरफ वो भी पूरा करना है, और एट द सेम टाइम जो नेचुरल वर्ल्ड है उसमें एक अलग टाइप की प्रिमिटिविटी है। मतलब एक एकदम शुरू में क्रिएशन के बिगिनिंग में जिस तरीके की चीजें हुआ करती थी, जब कोई सिविलाइजेशन नहीं हुआ था, कुछ भी नहीं था, सिर्फ नेचुरल वर्ल्ड ही हुआ करते थे, तो उसका एक अलग अट्रैक्शन स्पीकर को फील हुआ। उनका मन किया कि वो वहां पर थोड़ी देर और रुक जाए, और उस नेचुरल वर्ल्ड में ना कोई शोर है ना कुछ, कंप्लीटली आइसोलेटेड है ना। तो वो जो चीज है, इन दोनों चीजों के बीच एक कंफ्लिक्ट है, ठीक है। तो प्रिमिटिविटी जिसको नेचुरल वर्ल्ड के द्वारा सिंबलाइज किया जा रहा है, तो इन दोनों के बीच एक कंफ्लिक्ट यहाँ पर पाया जाता है, ठीक है। पहली चीज तो ये। दूसरा क्या, ओके, अब हम दूसरे में देखेंगे सोशल ऑब्लिगेशन, सोशल ऑब्लिगेशन versus personal desire versus personal desire, ठीक है। अब यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि सोशल ऑब्लिगेशन उनको है, मतलब उनकी कुछ ऑब्लिगेशन है अपनी सोसाइटी के प्रति। सोसाइटी में वो जो काम करते हैं, जो भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो भी उनको पूरा करना है। जैसे कि उन्होंने पॉइंट में बताया, माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, मतलब किसी भी तरीके के रेस्ट लेने से पहले ऑब्वियसली उनको और भी काफी दूर जाना है। सो दैट्स अ काइंड ऑफ ऑब्लिगेशन। तो वो ऑब्लिगेशन भी उनको फुलफिल करना है। एट द सेम टाइम उनका अपना डिजायर है, वो क्या है कि वहीं पे वो थोड़ी देर और रुक जाए। लेकिन अल्टीमेटली उनको क्या करना पड़ा कि सोसाइटी के प्रति जो उनका ऑब्लिगेशन है, अल्टीमेटली उनको वही चुनना पड़ा। इट्स अ काइंड ऑफ conflict which this poem actually shows। इस पोएम में ऐसे ही दो चीजों के बीच क्लैश या कॉन्फ्लिक्ट दिखाए गए हैं। एक तो सिविलाइज्ड वर्ल्ड वर्सेस नेचुरल वर्ल्ड, दूसरा क्या है, सोशल ऑब्लिगेशन वर्सेस पर्सनल डिजायर, है ना। तो ऐसे दो चीजों के बीच कॉन्फ्लिक्ट या क्लैश जो है वो दिखाया जाता है। तो इस पोएम में सोशल ऑब्लिगेशन कहाँ पर है, जब वो बोलते हैं माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, और पर्सनल डिजायर कहाँ पर शो होता है, जब ये दिखा मतलब पोएम में ये दिखते हैं कि उनको वहां पर उस फॉरेस्ट में रेस्ट करने का मन करता है। दैट वाज हिज पर्सनल डिजायर, बट अल्टीमेटली ही कुड नॉट फुलफिल दैट। ओके, तो ये एक और थीम हो गया, राइट। अब हम अगर सिंबल के बारे में बात करें, इस पोएम में अगर कोई सिंबल यूज हुआ है तो वो क्या है, ठीक है। सो द नेक्स्ट कंसर्न इज यूज ऑफ symbol, ठीक है। नेक्स्ट कंसर्न इज यूज ऑफ सिंबल। सिंबल क्या क्या यूज हुआ है, एक तो है वुड्स, राइट। अब ये किस चीज का सिंबल है, अगर आप वो लाइन याद कर पा रहे, वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, ठीक है। तो कितने सारे एडजेक्टिव यूज हुए हैं, 3, लवली, डार्क एंड डीप, राइट। तो लवली, ब्यूटीफुल, चार्मिंग, लेकिन एट द सेम टाइम डार्क और डीप भी है, ठीक है। मतलब बिल्कुल डार्क है जिसमें कोई लाइट नहीं है, और डीप काइंड ऑफ मिस्टीरियस है, ठीक है। मतलब एक तरफ तो वो चार्मिंग है, अट्रैक्टिव है, ठीक है, लेकिन एट द सेम टाइम वो डेंजरस भी है, जिसमें कंप्लीट डार्कनेस है, ठीक है। चार्मिंग बट डेंजरस, ठीक है। तो ये भी यहाँ पर आप इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हैं कि जो नेचुरल वर्ल्ड है वो जैसे इंसान को चार्मिंग लगते हैं, इंसान को लगता है कि सिविलाइज्ड वर्ल्ड में रह के हम इतना थक चुके हैं, इतना हेक्टिक लाइफ हम लीड करते हैं, तो अगर हम ऐसे नेचुरल वर्ल्ड में आ जाए तो हमें एक रिलीफ मिलेगी, है ना। नेचुरल वर्ल्ड जो है बहुत काइंड ऑफ काम, क्वाइट है, बहुत रिलैक्सेशन के लिए लोगों को लगता है कि दैट्स द आइडियल एनवायरनमेंट। लेकिन क्या है कि यहाँ पर जिस वुड्स को डिस्क्राइब किए गए हैं, दोज आर चार्मिंग बट एट द सेम टाइम डेंजरस, क्योंकि वहां पर कुछ एपरेंटली नेगेटिव एडजेक्टिव भी यूज किए गए हैं, जैसे डार्क एंड डीप, ठीक। तो नेचुरल वर्ल्ड जो है वो सीमिंगली ब्यूटीफुल है, चार्मिंग है, लेकिन बहुत हद तक हम नेचर को जानते नहीं है, तो इसीलिए तब नेचर हमारे लिए डेंजरस भी बन सकता है, ठीक है। ओके, दूसरा सिंबल क्या है,
दूसरा सिंबल है हॉर्स। ठीक है, हॉर्स का ऐसे सिंबल है क्योंकि यहाँ पर ये दिखाया गया कि जब स्पीकर वहां पर रुक गए थे फॉरेस्ट के सामने, तो हॉर्स जो है उसको भी शॉक लगा कि यहाँ पर रुके तो क्यों रुके, क्योंकि आसपास कोई लोकेलिटी नहीं दिख रहा है। तो उसने अपना बेल बजाया। इसका मतलब हॉर्स मतलब जो सिविलाइज्ड वर्ल्ड है, जो मैन मेड वर्ल्ड है, उसका एक पार्ट है। एक डोमेस्टिक एनिमल कहा जाता है हॉर्स को, क्योंकि हॉर्स को इंसान जो है वो डोमेस्टिकेट कर चुके हैं, है ना, अपने काम में लगा चुके हैं। तो हॉर्स यहाँ पर एक मैन मेड वर्ल्ड, जो अपना सोशल वर्ल्ड है, उसको कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हॉर्स अपना बेल बजा के जो स्पीकर है उसको वार्न कर रहे हैं कि आपका यहाँ पर रुकने का डिसीजन कहीं गलत तो नहीं है। ठीक है, तो सोसाइटी के पार्ट होने के नाते इंसान की जो इरेशनल जो चॉइस होते हैं, अपेरेंटली इरेशनल जो डिसीजन होते हैं, जैसे उतनी रात को अंधेरे में वो फॉरेस्ट के सामने रुक जाना, तो उसको जैसे सोसाइटी में कोई भी होंगे तो ऐसा करने से उनको रोका जाएगा, है ना। तो नेचुरली हॉर्स जो है वो भी एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सोसाइटी स्पीकर को वो वर्न कर रहे होते हैं, राइट। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डोमेस्टिक वर्ल्ड। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हम सिंबल और क्या ले सकते हैं? ओके, नेक्स्ट सिंबल होगा ओनर, राइट। ओनर, अब ओनर मतलब ओनर ऑफ द ओट्स, वो कैसे यहाँ पर सिंबल के हिसाब से फंक्शन कर रहा है? ओके, ओनर यहाँ पर दिखाया जाता है कि बहुत दूर कोई गांव में रहते हैं और उनको ये पता भी नहीं चलता कि जंगल से कौन गुजर रहे हैं, ऊंट से कौन गुजर रहे हैं। तो नेचुरली ये चीज यही शो करते हैं कि नेचुरल वर्ल्ड को इंसान कितना भी डोमिनेट करने की कोशिश करे, अल्टीमेटली वो कोशिश जो है वो नाकाम रह जाते हैं। यानी नेचर के ऊपर किसी का ओनरशिप नहीं चलता है ना। तो it is a symbol which questions the ownership, the concept of the ownership, representing the failure of the concept of ओनरशिप। ठीक है, तो ये ओनरशिप के कॉन्सेप्ट को ही फ्यूटाइल शो कर रहे हैं। ठीक है, कि नेचर के ऊपर किसी का ओनरशिप नहीं चलता, किसी के कोई डोमिनेट नहीं कर सकते नेचर को। ठीक है, तो ये तो हो गए सिंबल, राइट। अब हम बात करेंगे कॉन्टेक्स्ट को लेकर के। इस पोएम को लिखने के पीछे एक बैकग्राउंड है, अब हम उस बैकग्राउंड के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके, तो बैकग्राउंड में क्या था? ये कहा जाता है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट अपना वो न्यू हैम्पशायर जो पोएम है उसको लिख रहे थे पूरी रात भर। इट वॉज क्वाइट अ लॉन्ग पोएम। तो उन्होंने तब फिनिश किया जब उनको ये रियलाइजेशन हुआ कि सुबह हो गए हैं। वो बाहर निकले सनराइज देखने। अचानक कुछ ही पल में उनकी आंखों के सामने उन्होंने जैसे कि विजुअलाइज किया कि ऐसे ही कोई घोड़े से जा रहे थे और शाम होते टाइम वो ऊंट्स के सामने खड़े हुए, स्नोफॉल हो रहे थे। तो जो भी उन्होंने अपनी पोएम में डिस्क्राइब किया, ऐसा लगा उनको जैसे कि कुछ ही पलों में वो अपनी आंखों के सामने उस चीज को होते हुए देखे, उन्होंने विजुअलाइज किया, राइट। तो वो अब फिर वो वापस लौटे और उसको अपने पोएम का रूप दिया उन्होंने, राइट। तो ये तो बैकग्राउंड स्टोरी है। इस पोएम के पीछे कुछ स्टोरी और भी है, जैसे एक तो कहा जाता है कॉमा स्टोरी। कॉमा स्टोरी क्या है? ओके, इस पोएम से रिलेटेड एक और स्टोरी भी है, दैट इज कॉल्ड कॉमा स्टोरी। कॉमा स्टोरी क्या है कि कहा जाता है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट जब ओरिजिनली इस पोएम को लिखे थे तो उन्होंने एक्चुअली में ये लिखा था, ऊट्स आर लवली डार्क एंड डीप। ठीक है, ऊट्स आर लवली डार्क एंड डीप।
तो उन्होंने डार्क के बाद कोई कॉमा नहीं लगाया था, तो सिर्फ उन्होंने ऐसे लिखा था वुड्स आर लवली, एक ही कॉमा है, फिर डार्क एंड डीप, ठीक है। लेकिन जब मतलब उनका पोएम पब्लिश हुआ तो उनके एडिटर ने एक कॉमा एक्स्ट्रा लगा दिया। तो एडिटर ने कैसे लिखा, वुड्स आर लवली, डार्क एंड डीप, ठीक है। वेल, अब एक कॉमा लगाने के कारण इन दो लाइन की मीनिंग बदल गई, ठीक है। पहले लाइन में वुड्स आर लवली, डार्क एंड डीप, इसका मतलब ये निकलता है कि वुड्स जो जंगल लवली है, ब्यूटीफुल दिख रहा है, वो इसलिए बिकॉज इट इज डार्क एंड डीप। डार्कनेस और डीप होने के कारण ही ये लवली दिख रहा है, ठीक है। मतलब डार्कनेस की भी एक अपनी ब्यूटी होती है, तो इसके कारण ही जो वुड्स है वो बहुत ज्यादा चार्मिंग, अट्रैक्टिव लग रहा है। लेकिन जब एक कॉमा और एक्स्ट्रा लग गया डार्क के बाद, तो इसकी मीनिंग कैसे बदल गई कि अब ये सारे के सारे एक साथ यूज होने लगे। मतलब लवली भी है, डार्क भी है, डीप भी है। मतलब डार्क और डीप होने की वजह से लवली है ऐसा नहीं है, जैसे लवली है सिमिलरली डार्कनेस और डीप भी उस वुड्स की क्वालिटी है, ठीक है। तो मीनिंग इसकी बदल गई थी। तो इसे बोलते हैं 20th सेंचुरी की एडिटर शिप की जो काम है उसमें सबसे बड़ा जो मिस्टेक है, और उसी मिस्टेक को फिर एज इट इज मतलब वो चलते रहे। क्योंकि अभी हमको जितने भी वर्जन मिलते हैं इस पोएम का, तो हमें ऐसे ही ये वाला लाइन देखने को मिलता है विथ कॉमा। तो ये जो मिस्टेक था वो फिर चलता गया लगातार, है ना। तो ये इस पोएम के साथ रिलेटेड स्टोरी है। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट को लेकर, क्योंकि ये पोएम 20th सेंचुरी का पोएम है, और 20th सेंचुरी की जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है वो काफी अनस्टेबल हिस्ट्री थे, है ना। तो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट इसका क्या था, आप लोगों को याद होगा कि ये पोएम जो है 1922 में लिखा गया था। कब लिखा गया था, 1922 में। 1922 में और भी दो जानी मानी राइटर के बहुत ही फेमस राइटिंग पब्लिश हुए थे, है ना, अगर आप लोगों को याद हो तो। फर्स्ट वन आप लोगों को याद होगा टी.एस. एलियट का द वेस्टलैंड पब्लिश हुआ था, ठीक है। और साथ ही साथ जेम्स जॉयस के यूलिसिस जो है वो भी पब्लिश हुए, ठीक है। तो इन दोनों राइटिंग में एक पोएम है, दूसरा है नॉवल, ठीक है। तो इन दोनों राइटिंग में हमें एक चीज देखने को मिलता है, वो है अपनी एज को लेकर कंसर्न। वेस्टलैंड को 20th सेंचुरी की सबसे रिप्रेजेंटेटिव पोएम माने जाते हैं, क्योंकि उसमें जो पोस्ट वॉर डिसल्यूजनमेंट है, मतलब आप लोगों को पता होगा कि 1914 से लेकर 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुए थे। तो उस वॉर में जो भी डिस्ट्रक्शन हुआ था, ठीक है, जो भी नेगेटिव चीजें हुई थी, उन सभी को लेकर के एवरी सेंसिटिव पर्सन वाज कंसर्न्ड कि अब जो मानव जाति है इसके फ्यूचर क्या है। इतना डिस्ट्रक्शन, इतना डेथ, इतने सारे चारों तरफ डिसल्यूजनमेंट देखने को मिल रहा है हर क्षेत्र में। तो अल्टीमेटली जो मैनकाइंड है उसके फ्यूचर क्या होने जा रहे हैं। तो वेस्टलैंड में भी वही चीज हमें देखने को मिलता है। और यूलिसिस में ऐसे डायरेक्टली तो कोई चीज बोला नहीं गया रिगार्डिंग वॉर, लेकिन हाँ इसके जो पैटर्न है, इस नॉवल का जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस यूज किया गया है। मॉडर्न मैन, मतलब मॉडर्न एज की मैन की जो अपनी आइडेंटिटी की खोज है, उस चीज को यहाँ पर बताया गया है। तो अल्टीमेटली बोथ दिस फेमस राइटिंग्स आर कंसर्न्ड अबाउट द एज दे रिप्रेजेंट, ठीक है। अब रॉबर्ट फ्रॉस्ट हमें ऑलरेडी पता है कि बहुत एपरेंटली ऑर्डिनरी चीजों को लेकर के अपनी पोएम लिखे हैं, है ना। तो उन्होंने अपनी पोएम में कहीं पर वॉर या वॉर रिलेटेड कोई भी चीज मेंशन नहीं किया है, लेकिन उनकी पोएम में, इसी पोएम में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कहीं ना कहीं इस चीज को कंसर्न इस चीज के ऊपर था कि सिविलाइज्ड वर्ल्ड को प्रेफर किया जाए या नेचुरल वर्ल्ड का जो सॉलिट्यूड है, जो एलियनेशन है, उसको प्रेफर किया जाए, है ना। तो कहीं ना कहीं एज को लेकर जो कंसर्न है, डायरेक्टली ना सही पर इनडायरेक्टली ही उस पोएम में उसको रिफ्लेक्ट किया गया, राइट।
तो ये पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट पे आप उस पोएम को इंटरप्रेट ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। ऑलराइट, ओके। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे जो भी पॉलिटिकल डिवाइस यूज हुए हैं उसको लेकर के, ठीक। सो द नेक्स्ट वन इज पोलिटिकल डिवाइस। पोलिटिकल डिवाइसेस में क्या क्या यूज किया गया, ठीक है। वेल, पहला एलिटरेशन तो है ही, जैसे लाइन है whose odes these are, I think, I know, ठीक है। तो ये जो लाइन है यहाँ पर देखिए W जो है ये रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो नेचुरली एलिटरेशन हुआ, ओके। नेक्स्ट एंथ्रोपोमॉर्फिज्म, ठीक है। कहाँ यूज हो रहा है एंथ्रोपोमॉर्फिज्म इस पोएम में? जहां पर आप देखिएगा कि हॉर्स जो है वो भी अपनी राइडर को अलर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो वो ऑब्वियसली एक ह्यूमन क्वालिटी है जो एक एनिमल पे इम्पोज करने की, एट्रीब्यूट करने की कोशिश की जा रही है। तो हॉर्स का जो यूज हुआ है यहाँ पर वो एंथ्रोपोमॉर्फिज्म का एग्जांपल है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट पॉलिटिकल डिवाइस है एपिज़्यूक्सिस, ठीक है। एपिज़्यूक्सिस आप लोगों को याद होगा, बताया गया है कि जो रिपीटेशन होते हैं, लाइन, फ्रेज, वर्ड, है ना, इमीडिएट रिपीटेशन विदाउट एनी गैप, तो वो एपिज़्यूक्सिस होता है, राइट। वेल, सो एपिज़्यूक्सिस का जो एग्जांपल है वो हम कहाँ देख सकते हैं इस पोएम में? लास्ट जो दो लाइन है ना, लाइन्स 15 to 16, क्या लिखा है? एंड miles to go before I sleep, ठीक है। तो ये लाइन फिर से रिपीट किया गया, लाइन नंबर 15 में भी ये लाइन आपको देखने को मिलेंगे, लाइन नंबर 16 में भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। Therefore, this is an example of एपिज़्यूक्सिस, ठीक है, ओके। नेक्स्ट पोएटिकल डिवाइस क्या है? सिबिलेंस। सिबिलेंस क्या होता है? एक टाइप का हिसिंग साउंड, मतलब बहुत फ्रीक्वेंटली जब आप एस वर्ड यूज करो, एस साउंड क्रिएट करो, तो एक हिसिंग साउंड क्रिएट होता है, उसको हम बोलेंगे सिबिलेंस। सिबिलेंस का एग्जांपल हम कहाँ देखने को हम मिलते हैं इस पोएम में? द एंटायर थर्ड स्टैंजा ऑफ द पोएम, ठीक है। थर्ड स्टैंजा का पहला लाइन क्या है? ही गिव्स हिज हार्नेस bells a shake, ठीक है। He gives his harness bells a shake, ठीक है। तो आप देखिए ये तो फर्स्ट लाइन है, थर्ड स्टैंजा का फर्स्ट लाइन है, तो उसमें कितने सारे एस कितने फ्रिक्वेंटली यूज हो रहे हैं, ठीक है। He gives his harness bells a shake, ठीक है। तो ये पूरे स्टैंजा जो है थर्ड स्टैंजा, उसमें कई बार एस की यूज हुए हैं, जिसके कारण एक हिसिंग साउंड क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए दिस कैन बी एन एग्जांपल ऑफ सिबिलेंस, ठीक है। ऑलराइट, अब हम बात करेंगे इसके स्ट्रक्चर को लेकर और राइम को लेकर, ठीक है। सो नेक्स्ट कंसर्न इज द स्ट्रक्चर ऑफ द पोएम। तो स्ट्रक्चर क्या है? आप देख सकते हैं कि ये पोएम जो है इसमें ओवरऑल 4 स्टैंजा है, यानी 4 स्टैंजा में इक्वल लाइन लेंथ है, यानी 4 लाइन है, हर स्टैंजा में 4 लाइन है, यानी टोटल 16 लाइन्स है, राइट। सो देयर आर 4 स्टैंजास containing 4 lines each, ठीक है, containing 4 lines each, ओके। अब इसका जो स्टैंजा पैटर्न है इसको बोलते हैं रुबाइयात स्टैंजा, ठीक है, रुबाइयात स्टैंजा। इसका खासियत क्या है कि इसकी जो राइम स्कीम है, दिस इज AABA, ठीक है। आप देख रहे हैं कि एक स्टैंजा में जो 4 लाइन है उसमें से फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ लाइन जो है वो सेम राइम शेयर करते हैं, लेकिन जो थर्ड लाइन है, ये थर्ड लाइन
इसकी राइम जो है ये अलग है, लेकिन ये राइम नेक्स्ट स्टैंजा का शुरुआत करते हैं, है ना। मतलब फर्स्ट स्टैंजा की जो थर्ड लाइन का राइम होगा वो सेकंड स्टैंजा की फर्स्ट लाइन के राइम होंगे। तो एक चेन राइम जो है ऐसे क्रिएट होता है, तो इसको बोलते हैं रुबाइयात स्टैंजा। क्यों रुबाइयात स्टैंजा? इस स्टैंजा को मेनली लाइमलाइट में कौन लाए थे? इस स्टैंजा को लाइमलाइट में लाए थे एडवर्ड फिट्जजेराल्ड, ठीक है। कौन लाए थे? एडवर्ड फिट्जजेराल्ड, ठीक है। ये भी एक अमेरिकन पोएट है। अच्छा, इन्होंने क्या किया था? इनका फेमस वर्क है रुबाइयात। मतलब रुबाइयात एक्चुअली एक पोएम है ना, एक पोएम का नाम है रुबाइयात। तो ये मेनली किसके द्वारा लिखा गया था? ये मेनली लिखा गया था ओमर खयाम के द्वारा, है ना। ओमर खयाम जो कि एक 12th सेंचुरी पर्सियन पोएट थे, ठीक है। ओमर खयाम कौन थे? एक 12th सेंचुरी पर्सियन पोएट थे, ठीक है। ओके, तो इन्होंने क्या किया था? रुबाइयत लिखा था और एडवर्ड फिट्जजेराल्ड उसी वर्क को फिर लाइमलाइट में लाए। और साथ में ये जो रुबाइयत स्टैंजा, मतलब रुबाइयत लिखते वक्त ओमर खयाम मेनली इस स्टैंजा को क्रिएट किए थे। फिर एडवर्ड फिट्जजेराल्ड क्या किए कि उस स्टैंजा को फिर उन्होंने सामने लाए, है ना, मॉडर्न एज में। ओके, तो स्टैंजा का क्या स्पेशलिटी है वो आपको ऑलरेडी बताया गया। अब हम ये देखेंगे कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम में वो स्टैंजा कैसे यूज हुआ है, ठीक है। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा उसके लाइंस देखनी पड़ेंगे, ठीक है। इस पोएम का जो फर्स्ट स्टैंजा है, फर्स्ट स्टैंजा का फर्स्ट लाइन क्या है? Whose woods these are, I think I know, ठीक है। तो पहला लाइन कहाँ एंड होता है? नो। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में क्या है? His house is in the village, दो, ठीक है। तो नेक्स्ट लाइन कहाँ पर एंड हो रहा है? दो, ओके। फिर थर्ड लाइन क्या है? He will not see me stopping here, ठीक है। तो थर्ड लाइन कहाँ एंड हो रहा है? Here। फोर्थ लाइन में क्या है? To watch his woods fill up with snow, राइट। तो फोर्थ लाइन कहाँ एंड हो रहा है? स्नो, ठीक है। तो अब आप देख रहे हैं कि अगर इसे हम ए के नाम से जानते हैं तो ए, दूसरी लाइन में भी ए, तीसरी लाइन में भी ए। नो, दो, स्नो, ठीक है। बस हियर जो है यहाँ पर ये अलग, तो इसको हम बी लिख रहे हैं, ठीक है। अब हम सेकंड स्टैंजा देखते हैं, ठीक है। सेकंड स्टैंजा में क्या लाइन है? माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वियर, माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वियर, ठीक है। वेल, अब आप देख रहे हैं कि हियर और क्वियर मैच कर रहा है, राइट। तो ये शुरू होता है बी से। वेल, सेकंड स्टैंजा की सेकंड लाइन क्या है? टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस नियर, ठीक है। अब ये लाइन कहाँ खत्म होता है? नियर। सेम लाइन यानी बी, ठीक है। फिर थर्ड लाइन क्या है? बिटवीन द वुड्स एंड द फ्रोजन लेक, ठीक है। थर्ड लाइन क्या है? बिटवीन द वुड्स एंड द फ्रोजन लेक। तो थर्ड लाइन खत्म हो रहा है लेक पे, ठीक है। फिर फोर्थ लाइन द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, ठीक है। फोर्थ लाइन कहाँ पर खत्म हो रहा है? द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर। तो ये भी बी। तो इसको हम सी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो अब आप देख रहे हैं कि रुबाइयात स्टैंजा कैसे होता है? ए ए ए। थर्ड लाइन में राइम अलग है, लेकिन थर्ड लाइन की राइम जो है वो नेक्स्ट स्टैंजा की राइम स्कीम को सेट करते हैं। बी से ही शुरू हो रहा है नेक्स्ट स्टैंजा, बी बी, फिर थर्ड लाइन अगेन अलग हो जाता है और फिर फोर्थ लाइन बी, ठीक है। तो ऐसे चेन राइम बने रहते हैं रुबाइयात स्टैंजा में, राइट। सो दिस इज द राइम स्कीम। अब हम मीटर की बात करेंगे। मीटर ऑब्वियसली आयम्बिक टेट्रामीटर में ही लिखा गया है, ठीक है। इस पोएम का मीटर क्या है? आयम्बिक टेट्रामीटर, ठीक है। अब आयम्बिक तो आपको पता ही है कि पहला जो पार्ट है वो होता है अनस्ट्रेस्ड और फिर उसके बाद जो पार्ट आते हैं वो होता है स्ट्रेस्ड, ठीक है। ओके,
तो आयम्बिक टेट्रामीटर, टेट्रा यानी 4 मीटर होंगे यहाँ पर। तो अब हम देख लेंगे थोड़ा सा स्कैन करके। whose woods these are, I think, I know। ये पूरा ही एक लाइन है जो मैंने 2 लाइन में लिखा है क्योंकि स्पेस उतना नहीं था। सो whose woods these are, I think, I know। ठीक है, सो whose woods, फिर आप स्कैन करो, उसके बाद these are, फिर आर में स्ट्रेस हो रहा है, आई थिंक में स्ट्रेस हो रहा है, आई नो में स्ट्रेस हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो है पैटर्न ऑब्वियसली आयम्बिक में आता है और मीटर 4 रहता है, 1 2 ओके, देन 3 एंड देन 4, राइट। तो ऑब्वियसली दिस इज कॉल्ड आयम्बिक टेट्रामीटर। ओके, अब नेक्स्ट हम क्या देखेंगे? नेक्स्ट हम देखेंगे कि इसके कुछ नोटेबल यूज हुए थे। बहुत ऐसे फेमस पर्सनालिटी थे जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के इस पोएम के साथ अपने आप को रिलेट किए हैं, या फिर इस पोएम के कुछ पर्टिकुलर लाइन या वर्ड अपने मतलब राइटिंग में उन्होंने यूज किया है। तो ऐसे कई फेमस यूसेस है इस पोएम का, जिसमें से पहला नाम तो जो आता है हमारे दिमाग में वो है जवाहरलाल नेहरू जी की। इन्होंने रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम कलेक्शन हमेशा अपने पास रखते थे। इनफैक्ट उनके जब लास्ट डेज थे तब स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग जो है पोएम, उसमें उन्होंने ये माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, इसमें वो अंडरलाइन पार्ट था एक्चुअली। ठीक है, और दूसरा फिर क्या है? दूसरा यूज आप देख सकते हैं, अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे जो बाइडेन, इन्होंने अपने ऑटोबायोग्राफी में रॉबर्ट फ्रॉस्ट की लाइन जो वर्ड्स है प्रॉमिसेस टू कीप, है ना, प्रॉमिसेस टू कीप, इस नाम से उन्होंने ऑटोबायोग्राफी लिखा है। ठीक है, ओके, सो दीज आर द इम्पोर्टेंट यूजेस ऑफ दिस पर्टिकुलर पोएम और सम वर्ड्स ऑफ दिस पोएम। ठीक है, तो आज के लिए डिस्कशन इतना ही, आगे फिर से हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।